हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट किया था और उसमें हमने उसका इंट्रो देखा था। तो अब हम पढ़ते हैं क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है, क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन में टू वर्ड्स का ये सबमिशन है, क्रॉस कल्चरल प्लस नेगोशिएशन। तो पहले हम इनको अलग अलग देखते हैं और फिर हम इनका साथ में मीनिंग देखते हैं कि क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन का मीनिंग क्या है। पहले हम देखते हैं क्रॉस कल्चरल। क्रॉस कल्चरल इन्वॉल्विंग टू और मोर डिफरेंट कल्चर्स एंड देयर आइडियाज़ एंड कस्टम्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि क्रॉस कल्चरल का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट और अदर फैक्टर्स जब इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर क्रॉस कल्चरल का कॉन्सेप्ट आता है। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इज़ असेंशियल इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। जब आप अपने बिजनेस को एक इकोनॉमी में या अक्रॉस द बॉर्डर्स ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग नेशंस होंगे, अलग अलग कंट्रीज़ होंगे और उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कस्टम्स, कल्चर्स होंगे। तो हमें क्रॉस कल्चरल की वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है अगर हम अपने बिजनेस को फ्लरिश देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इज नेगोशिएशन। द टर्म नेगोशिएशन refers to a strategic discussion that involves an issue in a way that both parties find acceptable. अगर हम नेगोशिएशन को सिंपल वर्ड्स में समझें तो नेगोशिएशन का मीनिंग ये होता है कि जब दो पार्टीज़ आपस में बैठती हैं और एक कॉमन इशू पे या कॉमन कोई भी चीज़ पर डिसीज़न लेने जा रही हैं या डील करने जा रही हैं, तो वहाँ पर वो एक डिस्कशन करते हैं और एक कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं उसका, जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो। इसमें यह नहीं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को फोर्स करे, तो वो एक अच्छी नेगोशिएशन नहीं होगी। एक नेगोशिएशन जब बेटर होती है या हम उसको जब गुड नेगोशिएशन बोलते हैं, जब वहाँ पर दोनों पार्टीज़ उस डिसीज़न पर सेटिस्फाइड हो और एग्रीड हो। नेगोशिएशन इन्वॉल्व सम गिव एंड टेक which means one party will always come out on top of the negotiation. जो नेगोशिएशन है, इसमें एक पार्टी को थोड़ा झुकना पड़ता है और दूसरी पार्टी के थोड़े जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आपस में उनको समझनी पड़ती है। तो यही एक गुड नेगोशिएशन होती है। तो अब हम देखते हैं क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन का मीनिंग। क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन एम्पावर्स यू टू craft better agreements with customers, suppliers, and co-workers. It also fosters better teamwork within your organization, especially when collaborating with colleagues from cultures you might be unfamiliar with. जो क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन है वो आपको हेल्प करती है कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके कस्टम्स को समझें, उनके एक्सपेक्टेशंस को समझें, उनके जो भी पर्सनल माइंडसेट्स हैं उनको समझें और उनको ध्यान में रख के आप अपनी डील उनके साथ क्रैक करें, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें या अपने जो भी आप डील करना चाहते हैं उसके लिए कन्विंस करें। 5 स्टेप्स टू बेटर क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन। जैसे कि हमने जाना कि हम क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन क्यों करते हैं और क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन का मीनिंग क्या है, तो अब हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन 5 स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक अच्छी क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइन योर टर्म्स। सेकेंड, नो हु यू आर टॉकिंग टू। थर्ड, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Fourth, time zones and other scheduling issues. And fifth is learn their language. अब हम इन पांचों जो स्टेजेस हैं इनको डिटेल में देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट इज़ डिफाइन योर टर्म्स। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि जो भी हमारे टर्म्स हैं, जो भी हम सामने वाले जो पार्टी है उससे नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो हमारी क्लियर होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Howard quoted George Bernard Shaw to highlight the first thing to watch out for, that is, the greatest problem with communication is the assumption it has happened. तो समटाइम्स हम कुछ मेन चीज़ों को बोल देते हैं लेकिन छोटे छोटे चीज़ों को हम अनसेड छोड़ देते हैं, हम बताते नहीं हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला उसको समझेगा,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस चीज़ को वैसे ही समझे जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। वो अपनी कुछ अजम्पशंस बना सकता है और जिसकी वजह से फ्यूचर में मिस कम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन और डिस्ट्रस्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको अपने टर्म्स में एकदम एक्सप्लेन्ड होना चाहिए और आप अपने टर्म्स को अच्छे से डिफाइन करें सामने वाली पार्टी को। Second step is know who you are talking to. So, Bachner Howard outlined how people from different countries tend to fall into a spectrum of behavioral tendencies. While there will still be challenges, knowing the mindset of the person you are negotiating with will help you keep things in perspective. So, जब आप किसी भी नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं या नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आपको अपने जो सामने एक पर्सन है उसका माइंडसेट समझना पड़ेगा कि वो किस माइंडसेट के साथ आया है, क्या उसकी क्या एक्सपेक्टेंसी है, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर वो उस डील को लेके सीरियस भी है या नहीं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपकी नेगोशिएशन फ्रूटफुल होगी। थर्ड स्टेप इज़ पे अटेंशन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहले हम समझते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि बोलकर नहीं समझाई जाती, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से या हमारे हैंड मूवमेंट से, आई कॉन्टैक्ट से सामने वाले को मैसेजेस कन्वे होते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। So, non-verbal eye signals are sent through body pose, gestures, and even eye movements, said Buchner Howard, adding that up to 93% of communication consists of non-verbal behaviors. इसमें मेन अगर हम बात करें तो कोई भी अगर कम्युनिकेशन होती है तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 93% इन द कम्युनिकेशन. For in-person communications, be aware that our body space needs also vary from country to country. हमें अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले को कन्विंस करना है, कैसे हमें उनके सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है जिससे कि हम कॉन्फिडेंट दिखें, सीरियस दिखें, प्रोफेशनल दिखें और एथिकल दिखें। और सेकंड चीज़ हमें क्या माइंड में रखनी है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो बॉडी स्पेस है यानी जो हमारा पर्सनल स्पेस है वो वेरी करता है, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें उनका पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। किसी किसी कंट्री में पर्सनल स्पेस कम होता है और किसी किसी में ज़्यादा होता है, तो आपको वो जो पर्सनल स्पेस की लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप उसे क्रॉस करते हो तो वो एक रूड बिहेवियर, मिसकंडक्ट या अनकंफर्टेबल हो सकता है सामने वाले पार्टी के लिए। Fourth step is time zones and other scheduling issues. Be aware of time zones when making international calls, but also think about the schedules of those on the other end of the phone. तो जब हम इंटरनेशनली डील करते हैं, सपोज़ हम इंडिया में हैं एंड हमें अदर कंट्री में बात करनी है, जैसे कि दुबई होगी, अमेरिका होगी या कोई भी कंट्री, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम उस टाइम पर फ़ोन करें जो कि हमारे वर्किंग आवर्स है, प्रोफेशनल आवर्स है दूसरी कंट्री में, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर 9 AM हो रहे हैं जो कि हमारे वर्किंग आवर्स है, लेकिन वहाँ पर अगर 9 PM है, वहाँ का टाइम जोन अलग है, तो हम उनको रात को 9 बजे कॉल नहीं कर सकते। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल साउंड करेगा और ये सामने वाले को भी हमारी नेगेटिव इमेज शो करेगा। तो हमें एक तो स्केड्यूल के हिसाब से कि हमारे अपॉइंटमेंट वगैरह किस टाइम पे है, उसके अकॉर्डिंग हमें फ़ोन कॉल्स करनी है, उनके साथ मीटिंग्स करनी है, कोई भी प्रोफेशनल चीज़ अगर हमें डिस्कस करनी है तो हम टाइम जोन और स्केड्यूलिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि बिटवीन नून एंड 4 in the afternoon देयर इज़ नॉट अ lot communication that is going to happen in countries like Portugal, Spain and Italy, which tend to shut down for a few hours after lunch. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि कुछ कंट्रीज हैं जैसे पुर्तगाल, स्पेन एंड इटली, जहाँ पर लंच के बाद शाम को ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, फ़ोन कॉल करनी है, तो आप लंच से पहले कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। And fifth is learn their language. You don't have to become fluent, but it helps to learn at least a few rudimentary
words in the language of the person you are attempting to communicate with. If you are trying to use words in their language, they are welcoming, but if you just go with Americanism, they may shut you down. अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहाँ की कुछ लोकल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे वो हेलो को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, थैंक यू को क्या कहते हैं। तो ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स हम सीख सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग वहाँ पे होती हुई नज़र आएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्लुएंट हो गए, या फिर अपनी जो लैंग्वेज है आप उसमें कंफर्टेबल आप बोले जा रहे, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी है, ये नहीं कि आप प्रॉपर सीख के जाए, बट कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ करके आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर डालेगी। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो आपकी नेगोशिएशन है वो फ्रूटफुल होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप उन फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो जो नेगोशिएशन है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आपकी इमेज के ऊपर, और जो नेगोशिएशन है उसका रिजल्ट भी जैसा आपने सोचा था, जो डिजायर्ड रिजल्ट था, वो नहीं आ पाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर इज एटिकेट एंड प्रोटोकॉल इश्यूज। तो हर कल्चर के अलग एटिकेट्स हैं, अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो उसमें क्या इंक्लूड होता है वो हम देखते हैं। पहली चीज़ जो इसमें इंक्लूड होती है कि आप उनको ग्रीट कैसे करते हैं। जैसे इंडिया में कोई भी आता है तो हम उनको नमस्ते करते हैं। अमेरिका में आप जाते हैं, हेलो से आप उनको विश कर सकते हैं। जापान में आप एक बो के साथ उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो हर कल्चर में, जिस कल्चर में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको ग्रीट कर सकते हैं। आप उनके प्रोफेशनल ड्रेस कोड में जा सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि आप उन सामने वाले पर्सन को बुलाते कैसे। जैसे कि अमेरिका में कल्चर है कि आप नेम के साथ सामने वाले को बुला सकते हैं, लेकिन जापान में कल्चर है कि आप उनको सर या मैडम कहेंगे। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और आप गिफ्ट्स किस तरह के लेके जाते हैं, गिफ्ट्स देने के क्या एटिकेट है, उन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये आपके लिए फ्यूचर में टेंशन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट बिल्ड कर सकता है आपके अंदर, और मिसट्रस्ट भी बिल्डअप होगा, और आपकी नेगोशिएशन अच्छी नहीं होगी। सेकंड इज़ बॉडी लैंग्वेज इश्यूज। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बॉडी लैंग्वेज इश्यूज पे बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वेस्टर्न कल्चर्स लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पर आई कांटेक्ट को एक साइन हम बोल सकते हैं कि एक साइन है आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस का, ऑनेस्टी का। अगर आप आई कांटेक्ट बना के बात करते हैं तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट है, ऑनेस्ट पर्सन है। बट कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जैसे कि जापान, जहाँ पर अगर आप आई कांटेक्ट ज़्यादा बनाते हैं किसी से तो ये एक रूड, इनअप्रोप्रिएट और अनकंफर्टेबल बिहेवियर शो करता है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि किस कल्चर में कैसे आप बॉडी लैंग्वेज अपनी शो करते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज इश्यूज, जहाँ पर कि आपको ये ध्यान रखना है कि किस जगह पर हमें ट्रांसलेटर की एक ज़रूरत है। अगर आप ट्रांसलेटर लेके जा रहे हैं तो पहले जो पार्टी होगी वो अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही है, फिर जो ट्रांसलेटर है उसको आपको समझा रहा है जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। तो इसमें डबल टाइम लगता है, और जो सामने वाली पार्टी ने आपको कन्वे किया मैसेज में भी उसके जो इमोशंस हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो आप तक उस तरीके से कन्वे ना हो पाए। तो अच्छा है कि आप लोकल लैंग्वेज सीखने का ट्राई करें। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप इश्यूज़। रिलेशनशिप इश्यूज़ में ये आता है कि जैसे आप कहीं पर डील करने जा रहे हैं तो वहाँ के लोग आपसे कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। जैसे कि हम वेस्टर्न कल्चर का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ के लोग अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई डील क्रैक कर रहे हैं, तो उससे पहले वो आपसे अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं और आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जिससे कि जो बोथ द पार्टीज़ हैं उनके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होते हैं, और उससे जो उनका फर्दर बिजनेस है वो अच्छा ग्रो करता है और अच्छे से ऑपरेट होता है। नेक्स्ट इज़ लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ में हम ये ले सकते हैं कि हर एक कंट्री के अपने लॉज हैं, तो आप उन लॉज को ब्रीच ना करें, इसलिए आप वहाँ के लोकल काउंसलर से
काउंसलिंग या फिर एडवाइस ले सकते हैं कि इस लॉ के साथ इस लेजिस्लेशन में हमें कैसे ऑपरेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ के एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में बनेंगे। नेक्स्ट इज़ जेंडर इश्यूज़। जेंडर इश्यूज़ में ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जेंडर्स को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो वेस्टर्न कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं या अपने बिजनेस को रन कर रही है, वो वहाँ पर जो मेल पर्सोनल हैं उनको नेगोशिएशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कंपेयरिंग टू फीमेल नेगोशिएटर्स। अगर फीमेल नेगोशिएटर्स कुछ बोलती है तो वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनके ओपिनियंस को सुना नहीं जाता और उनकी एडवाइस ली नहीं जाती। तो वहाँ पर मेल डोमिनेटिंग हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट है। लेकिन कुछ कंट्रीज़, कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पर मेल फीमेल्स को बराबर रखा जाता है और वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। तो आप उस कंट्री में जाके जहाँ पर कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, वहाँ पर मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो एक अनएथिकल बिहेवियर शो करते हैं। और ये सब हमारे मेन फैक्टर्स थे, और कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं जो नेगोशिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशन इश्यूज, टाइम इश्यूज या फिर पॉलिटिकल इश्यूज। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन द क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन। अगर आप अपने नेगोशिएशन को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं तो आपको इन सब जो फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर करना पड़ेगा। And now is conclusion. Cross-cultural negotiation empowers you to craft better agreements with customers, suppliers and co-workers at national as well international level. So जैसे कि हमने जाना कि जो भी क्रॉस कल्चरल चीज़ें होती हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा पर्सन डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट कल्चर से आते हैं, वहाँ पर क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट बनता है। तो हम क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन को एक नेशनल लेवल पे एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्रॉस कल्चर को अच्छे से समझना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक नेशनल लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट एरियाज डिफरेंट रीजन डिफरेंट रिलीजन से आते हैं। तो हमें ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अच्छे से करना पड़ेगा, और जिससे कि हमारा टीम वर्क प्रमोट होगा, हमारा बिजनेस एथिकल एंड प्रोफेशनल शो होगा और हम उसे स्मूथली रन कर सकते हैं। So thank you for watching this video. If you like, then please subscribe and like and share this video. Thank you.